कहानी की शुरुआत में हम बड़े बड़े पहाड़ों को, जहां पे नोरा और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वह चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं तो नोरा के फादर पुरानी कहानी करने को कहते हैं और बोलते हैं कि सामने जो तुम बड़ी सी चट्टान देख रही हो, ये बहुत टाइम पहले जिंदा हुआ करती थी और इन्हें ट्रोल कहा जाता था। ये सूरज की रोशनी में बाहर नहीं, लेकिन एक बार जैसे ही इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो ये पत्थर में तब्दील हो गए, इसलिए इन्हें स्टोन माउंटेन कहा जाने लगा। तभी नोरा कहती है कि ये सब कहानियों में होता है, ये सब कुछ रियलिटी नहीं है। लेकिन नोरा के फादर उससे कहते हैं कि बेटा अगर तुम इन पहाड़ों को मन की आंखों से देखोगी तो तुम्हें यह दिखेंगे। फिर नोरा ध्यान से उस चट्टान की ओर देखने लग जाती है और वहां पर उसे कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, जिससे कि वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 20 साल बाद दिखाया जाता है कि नोरा काफी बड़ी हो चुकी थी और वो एक भू विशेषज्ञ बन चुकी है, जो नॉर्वे नाम के इलाके में बहुत टाइम से काम कर रही थी। वहां पर वह कुछ जमीन के अंदर ढूंढ रही थी और फाइनली अब उसका काम पूरा हो जाता है और वहां पर उसे एक बड़े से मॉन्स्टर्स का स्कल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ डोगरा माउंटेन के ऊपर रेलवे सुरंग बनाने के लिए माउंटेन को तोड़ा जा रहा था और उसकी खुदाई की जा रही थी। लेकिन वहां की कुछ सोशल वर्कर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि नेचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाए, और इसलिए वह लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही वर्कर्स अंदर ब्लास्ट करते हैं तो वहां बहुत जोरों से आवाज आती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब होती है। वह डर जाते हैं और देखते ही देखते गुफा पूरी तरह से जमीन में धंस जाती है। साथ ही वहां पे बहुत बड़ा भूकंप भी आ जाता है। ये न्यूज मिलते ही वहां की सरकार कुछ मिलिट्री वालों को चेक करने के लिए भेजती है। वह वहां पर सैंपल निकालते हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही पीएम और उसके सेक्रेटरी उस सैंपल को देखते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े पैरों के पंजों के निशान होते हैं, जहां पर पीएम को तो कुछ समझ नहीं आता है। इसीलिए वह सारे मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग बैठाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ नोरा को आर्मी की एक टीम हेलीकॉप्टर में बिठा के अपने साथ ओस्लो ले जाती है, क्योंकि नोरा की हेल्प चाहिए थी। जैसे ही नोरा ओस्लो पहुंचती है तो वहां पर पीएम का सेक्रेटरी उसका वेलकम करता है और वह उसे अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर जा रहा होता है। मीटिंग रूम में पहुंचते ही नोरा देखती है कि वहां पर सारे नॉर्वे के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं और मीटिंग चल रही होती है, जहां पर ऑफिसर रूम में पहुंच जाती है और सबको बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप दिखाती है, जो कि एक प्रोटेस्ट ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। जब डोगरा हिल में ब्लास्ट हुआ था तब बाकी को यह वीडियो क्लिप नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नोरा को उस वीडियो क्लिप में स्टोन से बना एक बड़ा सा दानव दिखाई देता है, जिसके 2 हाथ 2 पैर के साथ कुछ तस्वीरें दिख रही थी। नोरा सबको कहती है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, हमें खुद वहां पर जाकर चेक करना होगा। जिसके बाद पीएम अपनी सेक्रेटरी को नोरा के साथ उस प्लेस पर भेज देती है। दूसरी तरफ हम बूढ़े कपल को देखते हैं, जो कि चाय पी रहे थे। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से आवाज सुनाई देती है और उनका पूरा घर बहुत जोरों से हिलने लग जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुप जाते हैं और जब बाहर आने के बाद देखते हैं कि उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब उसी जगह पर नोरा सेक्रेटरी के साथ आती है तो उन्हें वहां पर मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन क्रिस मिलते हैं, जो कि उसे सारे सिचुएशन समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ से कोई चीज निकल कर आई जो कि पहाड़ों की तरफ चली गई, जिसका हमें सिर्फ कुछ फुटप्रिंट ही मिला हुआ है। नोरा वहां छानबीन करती है और सोचती है कि इस केस में सिर्फ एक ही आदमी हेल्प कर सकता है और वह उसके पास पहुंचती है। तभी एक आदमी बंदूक लेकर मारने के लिए बाहर आ जाता है। तभी नोरा उस आदमी को शांत कराते हुए कहती है कि मैं आपकी बेटी नोरा हूं। ये सुनने के बाद वो शांत हो जाते हैं। वो इस पहाड़ों में इसलिए रहते थे क्योंकि लोग उन्हें पागल समझते थे और कोई भी उनकी ट्रॉल हिल्स की कहानियों पर यकीन ही नहीं करता था। नोरा फिर उन्हें वीडियो क्लिप दिखाती है। नोरा के फादर ने अपने पूरे घर में ट्रोल की फोटोज लगा के रखी होती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके फादर ट्रोल को अच्छी तरह से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो पागल नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उस क्लिप को देखने के बाद उनका यकीन बढ़ जाता है, लेकिन नोरा अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी। उसे तो यह कहानी ही लग रही थी। नोरा अपने साथ एक जगह पर ले जाती है जहां से फुटप्रिंट गायब हो गए थे। वहां जाकर वह लोग फिर से रिसर्च करने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से नोरा देखती है कि पत्थरों के अंदर से एक बड़ी आंख खुलती है और फाइनली पहली बार इतने बड़े जिंदा ट्रॉल को अपने सामने देखती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।
वह सब वहां से हेलीकॉप्टर में बैठ के भागने लग जाते हैं। तभी एक लाइव वीडियो सीधा पीएम को भेज देते हैं। ये सब देखकर सारे ऑफिसर्स भी शॉक्ड रह जाते हैं। फाइनली वो उस पर हमला करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, लेकिन नोरा और उसके फादर ट्रोल को कुछ भी ना हो इसलिए वह उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगते हैं। जहां पर पीएम नोरा से कहती हैं कि तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है और आगे का काम हमारी आर्मी ऑफिसर्स कर लेंगे। उसके बाद आर्मी फोर्स ट्रोल पर अटैक करने के लिए निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर नोरा कैप्टन क्रिस को मनाने की कोशिश करती है। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कैप्टन नोरा और सेक्रेटरी को अपने साथ में ले जाते हैं। जैसे ही वे लोग ट्रोल की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि ट्रोल जंगल से होते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है और वह सब उस पर फायर करने लग जाते हैं। नोरा के फादर वहां पर उन सबको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वह सब कुछ तबाह कर देगा। ट्रोल गुस्से में आकर उन्हें मारने लग जाता है। तभी नोरा के फादर ट्रोल के सामने आते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रोल उनकी बात सुन रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक आर्मी मैन ट्रोल पर फायर कर देता है, जिससे ट्रोल पीछे की ओर घूमता है, जिसमें गलती से उसकी पत्थर की पूंछ नोरा के फादर को लग जाती है और वह बहुत बुरी तरह से घायल होकर मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले कुछ शब्द रॉयल पैलेस राजा और घर ऐसा बोलकर जाते हैं। नोरा के फादर को मरते देख ट्रोल को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में नोरा उसके फादर की डायरी को देखती है, जिसमें ट्रोल के खिलाफ बहुत सारी जानकारी मिलती है। तभी फिर कैप्टन क्रिस बताता है कि ट्रोल को मारने के लिए एयर स्ट्राइक के ऑर्डर मिले हैं। तभी नोरा सीधा डिफेंस मिनिस्टर से बात करती है और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्हें बता रही होती है कि ट्रोल को चर्च के घंटों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वह चर्च पर हमला कर दिया करते थे। डिफेंस मिनिस्टर को तो नोरा की यह बात बहुत ज्यादा बचकानी लग रही होती है। यहाँ पर तभी कैप्टन क्रिस भी कहता है कि हमारे सारे मॉडर्न वेपन्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है और कैप्टन नोरा की बातों से सहमत होता है। साथ में जनरल भी मान जाता है कि हमें नोरा के प्लान पर एक बार काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मॉन्स्टर हमने अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं है। दूसरी तरफ ट्रोल को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क की तरफ बढ़ रहा होता है और पार्क के सारे लोग उसे देखकर भागने लग जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा बालक वहीं पर खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है। नोरा वहां स्पेशल फोर्स के साथ पहुंच जाती है और वह सब लोग अपने हेलीकॉप्टर पर चर्च की बड़ी बड़ी घंटी बांध कर लाते हैं और ट्रोल के चारों तरफ घंटियां बजाने लग जाते हैं। घंटियों के आवाज से ट्रोल बेचैन होने लगता है और हेलीकॉप्टर को मार गिराता है। तभी उसी के बीच एक हेलीकॉप्टर उस खड़े एक बच्चे पर गिरने वाला था कि तभी वो ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। ये सीन देखने में बहुत इमोशनल होता है और साथ में नोरा समझ जाती है कि ट्रोल में भी फीलिंग्स हैं। इसके बाद नोरा सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और कहती है कि चाहे हमारा प्लान वर्क नहीं किया, फिर भी हमें उस पर ज्यादा काम करना होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नोरा को इस केस से दूर रहने के लिए कह देती है और नोरा जब वहां से जा रही होती है तो कैप्टन क्रिस नोरा से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नोरा को जाते हुए देखकर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी उसका साथ देने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मीडिया के जरिए पूरे शहर में पूरी स्थिति को बता देती है कि पहाड़ों को चीर कर एक मॉन्स्टर बाहर आया है और वह शहर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आप सबको सुरक्षित रख सकें, बट इसके लिए आपको शहर से दूर जाना होगा और हमें सहयोग देना होगा। ये सब सुनकर लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं। गाड़ी में जाते समय नोरा को अपनी फादर की कुछ बात याद आ जाती है, जिससे वह डायरी देखती है जिसमें एक नाम मिलता है और वह नाम रॉयल पैलेस से जुड़ा हुआ था। वह लोग सीधा रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। रॉयल पैलेस में जाते ही उसे एक आदमी मिलता है, जहां नोरा कहती है कि ट्रोल इधर ही आ रहा है। उसके जवाब में वह आदमी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ट्रोल की जानकारी के लिए इधर ही आओगे। उस आदमी की यह बात सुनकर पहले तो नोरा हड़बड़ा जाती है और वह पूछती है कि आखिर आप ट्रोल के बारे में क्या क्या जानते हो, जिस पर वह शख्स बताता है कि आज से हजारों साल पहले यह कहा जाता था कि अगर किसी राजा के किंगडम के ऊपर अगर दूसरा राजा अपना घर बनाए तो वह काफी ज्यादा शुभ माना जाता था। यानी कि ट्रोल पहाड़ियों का राजा था और आज से 1000 साल पहले के राजा जिन्होंने उसके परिवार के मर जाने के बाद में पहाड़ी पर अपना पैलेस बना दिया। यही रीजन था कि वह आज तक काफी ज्यादा फूले और इसी के साथ वह शख्स ट्रोल और उसके परिवार के सभी अवशेषों को दिखाता है। यह सब कुछ देखकर नोरा हैरान हो जाती है और उसे याद आती है।
अपने फादर वाली सारी बातें जो ट्रोल के बारे में कही थी, ये सारे अवशेष इन्हें आज तक इसीलिए नहीं मिले थे क्योंकि पुराने राजा ने उन सभी को यहाँ दफना दिया था। इसी के साथ वह इन्हें यह भी बताता है कि काफी समय पहले एक ट्रोल के बच्चे को यूं ही जंगल में छोड़ दिया गया था और हो सकता है कि वही अब बड़ा होकर इस जगह पर अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए आ रहा हो। नोरा इस बात को समझ जाती है कि रॉयल पैलेस के लोगों ने इन सारी बातों को छुपाया कि ट्रोल जैसे कई बड़े दानव होते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना राज दरबार ही दिख रहा था। उसके हाथ में एक यूवी लाइट होती है। जब गलती से वो लाइट एक स्केलेटन पर पड़ती है तो वह धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। तो नोरा को उसके फादर ने जो बात कही थी वो बात याद आ जाती है कि सिर्फ सूरज की किरणें ही ट्रोल को पत्थर में बदल सकती थी और यूवी लाइट भी वही काम करती है। तो अगर बड़ी मात्रा यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाए तो उस ट्रोल को रोका जा सकता है। जिसके बाद वह रॉयल पैलेस के आदमी से एक बड़ी सी गाड़ी की डिमांड करती है और उन्हीं कंकाल के अवशेषों में से एक कंकाल की खोपड़ी अपने साथ ले जाती है और दूसरी ओर कैप्टन क्रिस को कॉल कर देती है और यह कहती है कि जितनी ज्यादा यूवी लाइट हो सके एक बड़े से प्लेग्राउंड में लेकर आओ। मैं उस ट्रोल को सीधा वहां पर लेकर आती हूँ। उसके बाद नोरा और पीएम का सेक्रेटरी उस बड़ी सी खोपड़ी को लेकर अपनी कार से भाग रहे होते हैं और वही ट्रोल उनका पीछा करता है। लेकिन सड़कें इतनी ज्यादा घुमावदार थी कि उनकी रस्सी टूट जाती है और वह स्केलेटन वाली खोपड़ी रोड पर ही गिर जाती है। जहां ट्रोल उस खोपड़ी को उठाता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार को इंसानों ने ही खत्म किया है और अब तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके बाद तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर नोरा के पीछे भागता है। वही नोरा जिसने ऑलरेडी कैप्टन को कॉल कर दिया था कि यूवी लाइट का इंतजाम करके रखना, तो उन्होंने सारा इंतजाम ऑलरेडी कर दिया था। और जैसे ही ट्रोल उस बड़े से मैदान के बीच में आता है तो सारे सोल्जर्स मिलकर उस पर यूवी लाइट का प्रहार करते हैं और धीरे धीरे ट्रोल पत्थर में बदलता जाता है। मिलिट्री कैंप में सारे ऑफिसर्स इस बात से खुश हो रहे थे कि हमने उस बड़े से जीव को हरा दिया, लेकिन तभी नोरा के दिल में एक नरमी आ जाती है। उसको याद आ जाता है कि कैसे उसने एक बच्चे को बचाया था और उसके पिता ने जब उसे हमला करने से रोका था तो रुक भी गया था। नोरा उसको नुकसान पहुंचाना चाहती नहीं थी। वह चाहती थी कि ट्रोल हमेशा के लिए पहाड़ियों में चला जाए, जिसके बाद वह खुद ही जाकर उन बड़े बड़े फ्लैग्स को प्लग आउट करने लगती है ताकि यूवी लाइट की किरणें कम हो जाएं। ऐसा करते हुए ट्रोल भी उसे देख रहा था, जिसके बाद नोरा उससे कहती है कि हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, बस जितना जल्दी हो सके इस जगह से चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इस बात को ट्रोल समझ चुका था और वहां से जाने ही लगता है। तभी सूरज की पहली किरण उसके ऊपर गिरती है और वह वहीं पर पूरी तरह से पत्थर बन जाता है। इस सीन के सीजीआई सचमुच काफी ज्यादा बेहतरीन थे। जहां पर पहले वह अपने घुटनों पर बैठता है और उस जमीन पर गिरकर पूरी तरीके से पत्थर का बन जाता है। उसकी आंख जो आखिरी बार नोरा को देख रही थी, देखते ही देखते वो भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद नोरा के पास में वहां की प्राइम मिनिस्टर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानियां थी वह सारी सच थी। इसी के साथ वह उसे शाबाशी भी देती है कि उसने इतने बड़े खतरे को रोक दिया। उसके बाद नोरा और पीएम का सेक्रेटरी वहां से जाने लगते हैं और पीएम का सेक्रेटरी पीएम की जॉब को क्विट कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा सेक्रेटरी कभी बनना ही नहीं था, मुझे तो एक राइटर बनना था और अब मैं वही बनूंगा, क्योंकि ये सभी लोग उससे जबरदस्ती काम करवाते थे। वहीं एंड्रियस को भी लग रहा था कि उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, जिसके बाद वह नोरा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वो उससे पूछता है कि क्या ऐसे और भी ट्रोल्स हैं। तभी नोरा को अपने पिता की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने 13 ट्रोल्स की कहानी बताई थी और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है।